वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मेरा एग्ज़ाम वगैरह था। आई वॉज वेरी बिजी इन बिटवीन, सो अभी से रेगुलरली वीडियो अपलोड करने का वो रहेगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई सर न्यूरो सर्जरी बाकी जो ब्रांचेस हैं सर्जिकल डिपार्टमेंट्स का मेडिकल साइंस में उससे अलग कैसे हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट, न्यूरो सर्जरी डिफरेंट कैसे हैं बाकी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ से या तो मेडिकल स्पेशलिटीज़ से। मैं ये बोलता तो रहता हूँ कि न्यूरो सर्जरी अलग है, न्यूरो सर्जरी इंटरेस्टिंग है। जब आप एक न्यूरो सर्जन बनते हो यू नॉट ओनली टेक केयर ऑफ द पेशेंट सर्जिकली बट ऑल्सो मेडिकली। उसका मतलब क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही उससे शुरू करते हैं कि जब मैं फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में ज्वाइन किया था मेरा दिमाग में भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप्स या तो मूवी में देखा हुआ है कि हर मोमेंट में न्यूरो सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, या तो ओटी का कोई वीडियो क्लिप या पिक्चर या तो कोई किसी ने ब्लॉग लिखा तो ऑपरेशन के बारे में ही बोलते हैं। किसी ने ये मतलब ये जो सर्जरी के अलावा भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मेडिकली जो पेशेंट केयर है। वो ऐसा होता है कि न्यूरो सर्जरी में हम ट्रॉमा पेशेंट देखते हैं, स्ट्रोक पेशेंट्स देखते हैं। क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट जो है वो बाकी स्पेशलिटीज़ में खास करके नहीं देखा जाता। एक आईसीयू सेटअप में कौन ट्रीट करता है, या तो फिजिशियन ट्रीट करेगा या तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो है इंटेंसिविस्ट जो है वो ट्रीट करते हैं। मतलब एक पेशेंट है, कोमाटोस पेशेंट है जिसको या तो कोई पेशेंट को वेंटिलेटर का सपोर्ट चाहिए, तो ये वेंटिलेटर सपोर्ट कब चाहिए, स्पेशली जो मान लीजिए कि सिस्टमिक कुछ इन्वॉल्वमेंट है, लंग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी न्यूरो सर्जरी के साथ इसके रिलेशन क्या है? अभी अगर कोई पेशेंट कोमा में है मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल द अदर सिस्टम्स। ठीक है, आपका सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली कोमाटोस पेशेंट का बहुत सारा केयर, क्रिटिकल केयर, सपोर्टिव केयर जो है वो रहता है। एक पेशेंट सर से लेके पैर तक जितना भी प्रॉब्लम हो सकते हैं वो एक न्यूरोसर्जन को पता होना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो आपको न्यूरोलॉजिकल जो है मैनिफेस्टेशन दिलवा सकता है, बहुत तरह तरह का कंडीशन है। ये हार्ट मतलब प्राइमरी कंडीशन हार्ट में भी हो सकता है, लिवर में भी हो सकते हैं, किडनी में भी हो सकते हैं, जो अल्टीमेटली एक न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन जो हम पेशेंट में देखते हैं वो मतलब एक कॉज कर सकता है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस या तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं जो तो मतलब क्रिटिकल केयर सेटअप में हमको डिटेल बारीकी से देखना है। नॉट ओनली द पेशेंट, मतलब पेशेंट को न्यूरोलॉजिकली नहीं, हम जीसीएच देखते हैं पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसे हैं, पीपल रिएक्शन कैसे हैं। ठीक है, कमांड में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, पेनफुल स्टिमुलस में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, हाथ पैर हिला रहे हैं कि नहीं, पावर जो है वो सब हम इमरजेंसी सेटअप में देखते तो हैं, दैट इज़ देयर। लेकिन उसके अलावा भी हमको देखना होता है कि मेटाबॉलिक स्टेटस पेशेंट का क्या है, पेशेंट को बुखार है कि नहीं, अगर फीवर है दैट आल्सो कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन। तो मेटाबॉलिक पैरामीटर, सिस्टमिक पैरामीटर एंड कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल एवरीथिंग जो है पुट टुगेदर हमको देखना होता है। ऐसे ही भी बहुत बार होते हैं कि बाकी सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि हमने सर्जरी क्या किया है, या तो ट्रॉमा का, या तो जो कोमाटोस पेशेंट है स्ट्रोक का क्या इम्प्लिकेशन हो सकते हैं सिस्टमिक कंडीशन पे, उसके हिसाब से जो एक बातचीत करके जो कॉम्बाइंड अप्रोच लेना होता है वो भी एक न्यूरोसर्जन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। बहुत बार एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का बैलेंस बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है और पेशेंट एंटीकोआगुलेंट में था और अभी जो है इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया है अंदर, तो मैं अभी तो जो है एंटीकोआगुलेंट दे ही नहीं सकता, लेकिन उसका एक्यूट एपिसोड जो एरिथमिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, कब डायग्नोस हुआ था, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बातचीत करके उसका जो है डिसाइड किया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, रेनल आर्टरी है, स्टेनोसिस है फॉर एग्जांपल एक यंग पेशेंट में, जिसमें हमने देखा कि फॉर एग्जांपल 20 ईयर एक मेल है जो आया था हाइपरटेंसिव ब्लीड लेके, विद दैट इज़ वेरी अनयूजुअल। जब भी एक हाइपरटेंसिव ब्लीड यंग पेशेंट में दिखा जाता है तो हम यूजुअली किडनी को भी स्क्रीन करते हैं, तो देखते हैं। जब भी हम अगर डीएसए के लिए प्लान करते हैं तो उसमें भी किडनी का भी, रेनल आर्टरी का भी पिक्चर लिया जाता है, या तो सिटी एंजियोग्राम करते हैं उसमें भी हम देखते हैं, या तो रेडियोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है कि टू रूल आउट एनी रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, क्योंकि यंग में ये हो सकते हैं, या तो अदर वास्कुलर कंडीशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वास्कुलाइटिस कैन कॉज स्ट्रोक, लॉट ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स कैन कॉज मल्टीपल अदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और द डिजीज। तो एक न्यूरोसर्जन को बेसिकली पेशेंट को मेडिकली भी मैनेज करना होता है, नॉट ओनली सर्जिकल। क्रिटिकल केयर और इन पेशेंट मैनेजमेंट में एक न्यूरोसर्जन को
पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करना है वो पर्टिकुलरली आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़ और योर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, वो फिजिशियन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव द आइडिया कि पेशेंट के लिए क्या बेटर है। कभी कभी ऐसा भी होते हैं, पेशेंट को अगर मैं किसी ने बीटा ब्लॉकर में स्टार्ट किया और somebody is telling me patient is having bradycardia, सो मुझे ये समझना है कि पेशेंट इज़ ऑन बीटा ब्लॉकर, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रेज्ड ICP। किसी का अगर रेज्ड ICP होता है तो मुझे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स भी देखना पड़ेगा। हाइपरकैप्निया कैन कॉज सेरिब्रल वेसोडाइलेशन एंड कॉज रेज्ड ICP, दैट इज़ ऑल्सो, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वही है, न्यूरोसर्जन इज़ नॉट ओनली ए न्यूरोसर्जन, ऑल्सो ए फिजिशियन। ये एक न्यूरोसर्जन को बाकी सारे सर्जिकल स्पेशलिटीज़ से पूरा डिफरेंट बनाता है। आशा करता हूँ वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करिए, बहुत लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।